आज से बेटा टेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। और आपको पता है कि टेंस जो हैं वो 3 किस्म के टेंस होते हैं। ये टेंस जो है आप पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, शायद 6 क्लास से, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होता अक्सर, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती हैं कि बच्चों को रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये बार बार इसको रिवाइज़ करते रहें, बार बार पढ़ें, तो फिर ये चीज़ जो है वो आपकी ग्रिप में आती है। तो इसे आज हम देख लेते हैं कि ये जो टेंस है इसकी किस्में कितनी हैं जी। देयर आर 3 काइंड्स। फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट टेंस, फिर सेकंड इज़ पास्ट टेंस, एंड देन कम्स योर फ्यूचर टेंस, राइट। अब इन तीनों की हर एक की ये 4 काइंड्स, ब्रांचेस, अक़साम, जो मर्ज़ी आप उसे कह लें, तो ये हर एक की 4-4 किस्में हैं या ब्रांचेस हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी भी 4, यानी प्रेजेंट टेंस की भी 4 ब्रांचेस, पास्ट टेंस की 4 ब्रांचेस और फ्यूचर की भी 4। तो ये कितने बन गए? 4 + 4 + 4, ये बन गए आपके 12। यानी जो टेंसेस हैं वो 12 टेंसेस होते हैं। बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे या आपको बताना पड़े किसी को, तो आप ये कहेंगे जी बेसिकली तो 3 टेंसेस ही होते हैं, राइट। लेकिन उनकी जो ब्रांचेस हैं वो साथ मिल के, तो फिर ये दे आर 12 इन टोटल, राइट। अच्छा, इसमें देखने वाली जो बात है, फर्स्ट वो बात देखिए ज़रा, कि इसे हम इस तरह से पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। अब ये जो इंडेफिनिट है इसे आमतौर से हम प्रोनाउंस करते हैं इंडेफिनेट, और उसे इंडेफिनेट कहने की वजह से हम ये समझते हैं शायद ये एन के बाद जो है वो शायद ए है। तो बेटा ये ए नहीं, यहाँ पे बस आपने ये कंसंट्रेट करना थोड़ा कि ये ए नहीं बल्कि आई है, और इसे हमने इंडेफिनेट प्रोनाउंस नहीं करना, ये है इंडेफिनिट, राइट। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक ये बात। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो सेकंड इस टेंस के हवाले से है। इस टेंस के हवाले से इसके स्पेलिंग्स जो है ना वो देखने वाले हैं। इसके बारे में थोड़ा केयरफुल होना चाहिए कि अक्सर जो है ना इसके स्पेलिंग्स ठीक नहीं हम लिख पाते। उसकी वजह ये होती है, देखिएगा ज़रा, कि CONTI कंटी हम समझते हैं कंटिन्यूस या कंटिन्यूस, इस तरह से कुछ प्रोनाउंस करके ना तो हम आगे गुजर जाते हैं, और इसके जो स्पेलिंग्स हैं उस पर हम गौर नहीं करते। इसके जो स्पेलिंग्स हैं और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो देखिएगा ज़रा, CONTI कंटी NU। ये देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे U नहीं लिखते, सीधा OUS कर देते हैं, राइट। तो ये बन जाता है कंटिन्यूअस टेंस, राइट। कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूज नहीं है, कंटिन्यूअस, राइट। हम इसके हिसाब से मैं बात कर रहे हैं, तो इसे हम फिर इस तरह से पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट जो टेंस होगा वो है जी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से फिर लास्ट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। इसी तरह से इसके साथ भी पास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, और इस तरह, और फ्यूचर के साथ भी बिल्कुल इसी तरह। और ये सारे अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये जो हैं ये 12 टेंसेस बनते हैं। आज हम देखते हैं कि ये हमने क्या चीज़ पढ़नी है। ये तो इसकी काइंड्स हो गई, एक मुख्तसर सा तारफ़ था वो हमें हासिल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है वो बच्चे टेंस को शुरू करने से पहले, इसको पढ़ने से पहले ये थोड़ी सी बात देख लें। अच्छा, ये वही टेंस है जिस यही सेम स्पेलिंग्स हैं कि जो हम आम तौर से वर्ड यूज़ करते हैं कि यार आई एम फीलिंग वेरी टेंस, आज मैं बड़ी टेंशन में हूँ, आज मैं बड़ा टेंस हूँ। तो ये बिल्कुल वही स्पेलिंग्स हैं, लेकिन ग्रामर में ये जो टेंस है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये उस टेंशन और उस टेंस से अलग है। ये जो टेंस है ना वर्ड, ये असल में लैटिन वर्ड है एक, टेम्पस, दिस वन। ये टेम्पस वर्ड जो है उससे ये टेंस लिया गया है वर्ड,
और इस टेम्पस का मतलब होता है टाइम, राइट, यानी वक्त। उर्दू में हम इसे ज़माना कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टेंस है ना, उर्दू में अगर हमने कहना हो तो ये किसी ज़माने की बात करने को कहते हैं। ये टेंस जो है ये ज़माना है, वक्त है, राइट। तो वक्त जो है वो 3 किस्म के होते हैं, या ज़माना या टाइम 3 किस्म के होते हैं। वो क्या होता है, एक अब का मौजूदा यानी प्रेजेंट, एक जो गुजर गया है यानी पास्ट, और एक आने वाला यानी फ्यूचर, जो अभी हमने पीछे तीनों चीज़ें पढ़ी हैं। तो ये टाइम और टेंस के हवाले से ये बात थी कि टेंस जो है वो असल में टाइम ही होता है। और आज जो हम टेंस पढ़ेंगे वो प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट ब्रांच है, और वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। अच्छा, इसके हवाले से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि अगर आपके सामने कोई सेंटेंस आए इंग्लिश में, तो आपने इसे क्या देखना है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? यानी हमें कोई इंग्लिश का अगर सेंटेंस आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राइट। किस तरह से पता चलेगा? इस तरह से पता चलेगा बेटा कि उस टेंस के अंदर या तो कोई हैबिट जो है उसका जिक्र होगा, या कोई रूटीन का कोई काम, रूटीन वर्क जो है उसका जिक्र होगा, या कुछ स्केड्यूल जो है उसकी बात होगी, या उसके अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो बयान किया गया होगा, राइट। तो इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इट इज़ दैट टेंस इन विच सम हैबिट, रूटीन, स्केड्यूल और यूनिवर्सल ट्रूथ इज एक्सप्रेस्ड। हर वो सेंटेंस जिसमें ये चीज़ें, इनमें से कोई एक चीज़ जो है, हैबिट हो, रूटीन हो, स्केड्यूल हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इनमें से किसी एक का जिक्र आए तो वो क्या होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। फर्ज करें, देखें, हैबिट जो है वो ही ऑफन कम्स लेट, वो अक्सर देर से आता है, ये उसकी हैबिट है। यहाँ पे हैबिट का जिक्र हुआ है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये कैसे बनता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लगा हुआ है। ये आपको, आई नो कि आपको बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इसे हम बात करेंगे क्योंकि हमने सारे जो टेंसेज हैं जो इजी हैं या डिफ़िकल्ट हैं उन सब को हमने एक स्किमिंग उनकी करनी है, राइट। तो आगे देखिए, ये सेंटेंस है, ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली। ये क्या है? ये उसकी रूटीन है, राइट। अभी हमने जो बात किया, ये हैबिट आ गई, ये रूटीन आ गई। नेक्स्ट क्या है? द बस कम्स एट 7 PM। बस जो है वो 7 बजे शाम को आती है। तो ये क्या है? ये स्केड्यूल है, अभी हमने जो बात की थी, ठीक है। किसी स्केड्यूल या किसी टाइम टेबल की बात हो रही हो किसी चीज़ की, तो उसमें भी यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ होता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो है दिस वन, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? फर्ज करें ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज मशरिक से निकलता है, राइट। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो इसी टेंस के अंदर जो है वो यूज़ होगा। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये सब लोगों के लिए, सब बच्चों के लिए ही, लेकिन ख़ास तौर से जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये, और ये जो 1 2 3 ये 3 ऐसे कर लें, 1 2 3 4। ये जो 4 ऐसे स्लाइड्स जो हैं, जो भी आप इसे कहते हैं, तो ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने सिर्फ वर्ब की करेक्शन करनी होती है। अच्छा, मैं ये आपसे बात कर रहा था और इसे आपने बड़ा ध्यान रखना है कि जब कभी भी फ़र्ज़ करें, ये अभी जो मैं बात आपसे करने लगा था वो ये था कि जब कभी भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आए ना, तो आपने उसे इसी टेंस के अंदर एक्सप्रेस करना है, इसी टेंस के मुताबिक उसकी ट्रांसलेशन करनी है। किसी और के मुताबिक करेंगे तो वो गलत समझा जाएगा। जैसे अगर आप ये सेंटेंस इस तरह से होता, द सन विल राइज इन द ईस्ट, सूरज मशरक से निकलेगा। द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट,
द सन वॉज राइजिंग, ये जितने भी बाकी के टेंस हैं अगर हम उनमें यूज़ कर लें तो वो टेंस के हवाले से तो ठीक है, लेकिन फॉर्मूला यही है कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो सिर्फ इसी टेंस के अंदर, इसी टेंस के मुताबिक जो है वो एक्सप्रेस होगा। किसी और टेंस के अंदर उसको आप ट्रांसलेशन या एक्सप्रेस उसको नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो फिर वो गलत होगा, ये बात आपने याद रखनी है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये ऐसे ही आएगा। द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, बात समझे ना, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उन सब को बेटा आपने इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करना है, किसी और में नहीं करना। एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है इस टेंस के हवाले से कि ये जो वर्ड्स हैं ना, ये नीचे मैंने 1, 2 और 3 ये इम्पॉर्टेंट हिंट साथ में लिख के जो मैंने आपसे सामने ये लिखे हैं, ये वर्ड्स अगर किसी इनमें से कोई एक जो वर्ड है वो किसी सेंटेंस में आ जाए तो आपने आंखें बंद करके ये समझ लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, राइट। आपने करेक्शन उसकी इस टेंस के मुताबिक करनी है, ठीक है ना। तो क्या है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर आ जाए ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, डेली या जनरली, यूजुअली, एवरी या ग्रेजुअली भी एक वर्ड है, तो ये जब वर्ड इनमें से कोई आ जाए तो आपने ये समझ लेना है कि भाई ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका ये सेंटेंस है। अच्छा, इसे एक दफ़ा फिर से पढ़िएगा, देखें ज़रा। ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, डेली, जनरली, यूजुअली, एवरी। अगर आप इसको क्लास में जैसे हम याद करते हैं वो बच्चे से बड़ा रिदमिक जो है वो बना लेते हैं, एक जैसे नर्सरी राइम्स नहीं होती हैं ऐसे वो याद कर लेते हैं। आप भी अगर इसे इस तरह से करेंगे तो आपको सारी उम्र ये भूलेगा नहीं। जैसे ऐसे ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, डेली, जनरली, यूजुअली, एवरी। ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, डेली, जनरली, यूजुअली, एवरी। तो ये जब आप रिपीट करते हैं इस तरह से तो आपको ये चीज़ जो है वो आपके उसमें आ जाती है, सब कॉन्शियस में कह लें या अनकॉन्शियस में, जिसमें भी। तो वो जब भी आप उस रिदम को फिर से जब स्टार्ट करेंगे तो आपको विदाउट एनी एफर्ट आपको ये जो वर्ड्स हैं ये हो जाएंगे, मतलब आप ज़ुबानी याद हो जाएंगे और आप उसको उस तरह से बोल पाएंगे। नेक्स्ट अब देखिए कि ये आगे इस टेंस के मतलब क्या है। अच्छा जी, ये पीछे जो हमने बेटा बात की है वो तो हमने बात की थी किसके हवाले से, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंग्लिश सेंटेंस के हवाले से, कि अगर इंग्लिश का कोई सेंटेंस है तो आपने कैसे रिकग्नाइज करना है। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था ये जो पोर्शन पीछे वाला है ये फर्स्ट ईयर के बच्चे या सिर्फ वर्ब की करेक्शन जिन्होंने करनी हो उनके लिए वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनके लिए ख़ास तौर से वो वर्ड्स जो मैंने बताए हैं वो और उसका जो दूसरी वो चीज़ें हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। अब हम देखते हैं, चूँकि हमने तो ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश में करनी होती है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है। हमने रिकग्निशन तो उधर देख ली, लेकिन वो तो जो नेटिव स्पीकर हैं या लोग वो जो इंग्लिश को जानते हैं उनके लिए वो बड़ी अच्छी है। और डेफिनेशन ये वाली जो है वो इंग्लिश ग्रामर में भी इसी तरह से दी हुई हैं, अच्छी अच्छी डेफिनेशंस हैं। लेकिन हमारे जो उस्ताद हैं, हमारे जो बड़े और अच्छे ग्रामेरियन और ये जो पुराने उस्ताद हुआ करते थे, उन लोगों ने बड़ा अच्छा जो है वो इवॉल्व किया हुआ है फार्मूलाज खुद से ही, क्योंकि ये इंग्लिश की ग्रामर में तो ये चीज़ें नहीं लिखी हैं, राइट। लेकिन वो खुद जो हैं वो इतने लोग डेडिकेटेड थे कि उन लोगों ने इन चीज़ों को खुद से इवॉल्व किया और ये बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट चीज़ है। और इसको टेंसेस को समझने में ये हमारी बहुत ही हेल्प करते हैं। देखें क्या है, अब हमने ये हमारे सामने एक उर्दू का सेंटेंस आता है, फ़र्ज़ करें
तो हमने उसकी ट्रांसलेशन अब कैसे करनी है और हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो सेंटेंस या फ़िक्रा है, ये उर्दू का फ़िक्रा ये असल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। वो कैसे पता चलेगा? देखें, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर से देख लेते हैं, कोई हर्ज नहीं, रिवीजन हो जाएगी। इसकी पहचान जो है वो क्या है जी? उर्दू के अगर सेंटेंस में हो ये, तो कैसे हमें पता चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? उसकी पहचान बेटा ये है कि वो लिखते हैं जी कि उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में, समझेंगे ना बात, कि उर्दू का जो फ़िक्रा है उसके लास्ट पे क्या होगा? वो आखिर में ता है, ती है, ते हैं या ताहूं वगैरह आता है। ये वाले जो वर्ड्स हैं ना, ये आपको एक सेंटेंस के अगर लास्ट पे ये मिलें तो आपने समझ लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राइट? किस तरह से? ये नीचे एग्जांपल उन्होंने दी है कि फ़र्ज़ करें मैं रोज़ाना मदरसा जाता हूँ, ये लास्ट पे देखें ताहूं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अभी हमने सिर्फ इनकी ट्रांसलेशन की तरफ नहीं अभी हम आ रहे हैं, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि कौन सा जो फ़िक्रा है उर्दू का वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, राइट? वो हमने ये बात की है कि उनके लास्ट पे ये होता है जी, ता है, ती है, ते हैं या ताहूं वगैरह आता है। ये फर्स्ट सेंटेंस जो है वो भी हमने देखा है। सेकेंड वाला सेंटेंस देखें तो उसमें क्या है कि लड़की गाना गाती है, ये लास्ट पे क्या हुआ? ती है, उसी तरह से आ गया ना। तो हमारे उस पहचान के मुताबिक ही ये है अभी तक। आगे देखिएगा, हम क्रिकेट खेलते हैं, लास्ट पे क्या है? ते हैं, वही वाली बात अभी जो हमने इधर की थी इसकी पहचान में। तो हम क्रिकेट खेलते हैं, ये भी इस लिहाज से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस या फ़िक्रा है, क्योंकि ये लास्ट पे ते हैं पे ख़त्म हो रहा है, ती है ये इस पे ख़त्म हो रहा है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ताहूं ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला या हमारी जो वो पहचान थी उसके मुताबिक ये जो फ़िक्रे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, राइट? नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है। अच्छा जी, अब आई है बात जो समझने वाली है और समझाने वाली है। इसमें दो एक चीज़ें, वैसे तो ये वही चीज़ें हैं जो आपने की हुई हैं। तो ये क्या है? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का फॉर्मूला है बेटा। अगर अफर्मेटिव हो, सादा जिसे हम कहते हैं। अच्छा, ये सादा से मुराद याद आया कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो है इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। अगर आपको कभी ऐसे आए कोई बात हो या आप पढ़ें तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस ही प्रेजेंट सिंपल टेंस उसको कहते हैं। अच्छा, तो फॉर्मूला जो है उसका अफर्मेटिव यानी सादा या मुस्बत जो फ़िक्रात हैं उनका फार्मूला क्या होगा कि सबसे पहले ये देखिए, मैंने सिर्फ ऐसे लिखा है, लंबा चौड़ा फार्मूला जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं। वो एक तो वैसे भी उसे ग्रैस्प करने में ज़रा प्रॉब्लम होता है, बाज़ का है आसान, लेकिन वो इतना लंबा सा हो जाता है ना, तो वो कोई चीज़ छूट जाती है, बंदा समझता है यार पता नहीं कितना लंबा है। अल्लाह इतना लंबा नहीं, आपने इसी तरह से फार्मूला लिखना है जैसे आप मैथ के फार्मूलाज लिखते हैं, राइट? तो क्या है देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट जो लिखा है ना ये फर्स्ट फॉर्म है। ये सारे जहाँ पे भी आप आएंगे ना ऐसे ही फर्स्ट लिखा होगा, थर्ड लिखा होगा, सेकंड लिखा होगा, वो आगे है, लेकिन यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे वन और एस टी लिखा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म किसकी? वर्ब की। ठीक हो गया, यानी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वी जो है ये वर्ब है असल में, ठीक है। अब इस वर्ब के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है, एस ई एस का एडिशन करना है, किसके साथ? इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब के साथ करना है, और उसके बाद जो है वो आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ये जो सब्जेक्ट जो वर्ब है आपका, जिसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है, वो कब करना है? जब आपके पास सब्जेक्ट जो है वो कौन हो? वो हो ही, शी, इट, राइट, या फिर सिंगुलर नाउन, कोई वाहिद नाम जिसे हम कहते हैं। तो अगर यहाँ पे इनमें से कोई भी हो सब्जेक्ट, तो आपने
वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या एस का इजाफा कर देना और उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट आएगा। ये देखिए ज़रा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, जब ये आपके पास सब्जेक्ट के तौर पे होंगे तो फिर आपने क्या करना है, इनको यहाँ पे अगर ये सब्जेक्ट हैं तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का एडिशन कर देना। और अगर ये ना हो बल्कि ये वाले हों आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, तो आपने इनके साथ इजाफा जो है या एडिशन जो है वो नहीं करना। यहाँ पे हमने ये देखें इसको क्रॉस कर दिया। या अब आपने ये ज़हन में रखना है, ये सारा जो टेंस है वो इन्हीं के गिर्द घूमता है, इन दो चीज़ों के मतलब या इसी के इर्द गिर्द। अच्छा जी, ये नेक्स्ट जो है हमारा वो है नेगेटिव, कि अगर कोई सेंटेंस जो है नेगेटिव आ जाए, राइट, तो फिर हमारा फार्मूला क्या होगा? फिर फार्मूला बेटा होगा कि हम उसी तरह से सब्जेक्ट प्लस डज या डू नॉट ये लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे ये एस या एस जो है इसका एडिशन नहीं करना, क्योंकि ये एस या एस जो है वो इधर आ गया, राइट, डू के साथ। सही होगी ना बात? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझ लें कि ये जो डज है यानी डज नॉट जो है नेगेटिव में, डज नॉट हम उनके साथ लगाते हैं जिनके साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं, यानी ये वाले प्रोनाउन जो है, राइट। तो वो वाले प्रोनाउन जिनके साथ हमने डू नॉट लगाना है वो वाले प्रोनाउन हैं जिनके साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते, ये वाले यानी आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन। तो नेगेटिव जो है उसके लिए हम फार्मूला हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस डज या डू नॉट, डज नॉट या डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो नेगेटिव तक हो गया। अब इंट्रोगेटिव का देखिएगा, उसका फार्मूला क्या है कि डज जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। कब? जब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो इनमें से कोई एक होगा, राइट, तो फिर डज स्टार्ट में आ जाएगा, और अगर इनमें से कोई एक होगा तो फिर डू। ठीक होगी बात? डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ पे भी हमने इस फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये एस या एस का इजाफा जैसे पहले किया था उस तरह से नहीं करना, न नेगेटिव में होगा ना ही इंट्रोगेटिव में होगा, और वर्ब के बाद फिर प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है, राइट। अब बेटा यहाँ तक वो चीज़ें हैं जो आम तौर से हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ाई जाती हैं। तो जो चीज़ मिस होती है ना वो हमारी ये चीज़ है जिसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। ये जो पैसिव वॉइस है इसको ट्रांसिशन के तौर पे हमें पढ़ाया नहीं जाता अक्सर, वो हमने एक्टिव पैसिव किए होते हैं इंग्लिश में जो है, तो यहाँ पे ये हम मिस कर जाते हैं। जितने भी हमारे टेंस होते हैं उनमें अक्सर हम लोग जो है वो पैसिव वॉइस नहीं पढ़ते। पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला है वो बेटा यहाँ पे लिखा गया है, और इसकी पहचान फिर वही है, लास्ट पे ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, राइट। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि पैसिव वॉइस जो है वो हम किस सेंटेंस को कहते हैं या कौन सी वॉइस होती है जो पैसिव वॉइस होती है, राइट। ऐसा सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस जिसके अंदर बेटा सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, राइट, यानी इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता। और क्या फिर होता है हमारे पास एक तो वर्ब होता है, राइट, और इसके साथ में हमारे पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं होता, अभी हमने बात की, राइट। इसे हम ऐसे काटा कर लें, फिर से देख लें, अगर कन्फ्यूजन है तो देख लें ज़रा फिर से कि पैसिव वॉइस
वो वाला सेंटेंस होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता बल्कि क्या होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये दो चीज़ें, दिस वन एंड दिस वन, राइट। अब ये क्लियर हो गया कि जो पैसिव वॉइस है वो ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। आप फार्मूला ज़रा देखिएगा। फार्मूला बेटा ये है कि सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे उसी तरह से जैसे मैथ का फार्मूला ऊपर हमने ये लिखे हुए हैं, इसी तरह से मैथ की फॉर्म में ही हमने लिखा है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट जो है उसका सिर्फ ऐसे लिखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, राइट, प्लस इज और या एम। यहाँ पे हम रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए अभी हमने बात की थी कि ये जो पैसिव वॉइस है ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ पे कि सब्जेक्ट नहीं होता। तो हमने स्टार्ट जो है वो फार्मूला किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट से, तो वो तो होता ही नहीं, राइट। अब करना बेटा ये होता है हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो तो नहीं होता, राइट, लेकिन ऑब्जेक्ट तो होता है ना। तो हम क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट जो है वो तस्वर कर लेते हैं या उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक होगी बात। तो अब इस सब्जेक्ट से मुराद असल में वो ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो उसे हम सब्जेक्ट ही कहेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। तो क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस इज और या एम, इन तीनों में से कोई एक जो है ना वो आएगा। तो ये किसके साथ क्या लगेगा, इस जो है वो किसके साथ लगेगा, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ लगेगा इज, राइट। और आर जो है वो किसके साथ लगेगा, वो आपके वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ लगेगा, राइट। तो एम जो है वो इस आई के साथ लगेगा। क्लियर होगी ना बात। ओके, अब वापस आए फार्मूले की तरफ। जो फार्मूला है वो है जी सब्जेक्ट प्लस इज या और या एम और प्लस जो है फिर थर्ड फॉर्म लगानी है ऑफ द वर्ब, राइट। सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की आ जाएगी और लास्ट पे फिर ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे ये ऑब्जेक्ट तो हमने सब्जेक्ट बना लिया, तो ये कहाँ से आ गया। तो बेटा बाज़ जो सेंटेंस होते हैं ना उनके अंदर एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक जो सब्जेक्ट है उसे हम एक्चुअल या रियल ऑब्जेक्ट जो है कह लेते हैं, उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक होगी ना बात। पहले अगर नहीं समझ लगी तो बात समझ लें कि पैसिव वॉइस जो है वो सब्जेक्ट के बगैर कैसे होता है। हम कहते हैं जी कि उसे सज़ा दी जाती है, राइट, उसे सज़ा दी जाती है। सज़ा देने वाला कौन है, कोई पता नहीं, राइट। तो इसी तरह से हम एक और सेंटेंस अगर बोलें कि कई मुल्कों में कातिलों को फांसी नहीं दी जाती है, तो किसको फांसी नहीं दी जाती, कातिलों को। अब ये असल में हमारा ऑब्जेक्ट है। जो फांसी देने वाला है जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, वो है ही नहीं, वो तो मौजूद नहीं। तो अब हमने ये जो कातिल हैं जो कि ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट बना लेना, राइट। और क्या है, कई मुल्कों में, तो वो जो कई मुल्क हैं वो भी असल में सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो वो हम उसको ऐसे ही रख लेंगे और बाकी वो जो कातिल हैं जो ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पे ले आएंगे सब्जेक्ट के तौर पे। और अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई डबल या सेकंड ऑब्जेक्ट ना हो, राइट, तो फिर उसके बारे में बॉदर करने की ज़रूरत कोई नहीं। आपने सिर्फ थर्ड फॉर्म लगानी होती है, ये हेल्पिंग वर्ब लगाने और सब्जेक्ट लगाने के बाद। ठीक होगी ना। अगर तो ऑब्जेक्ट सेकंड हो तो फिर यहाँ पे लगाना है, अगर सेकंड ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर आपने उसको ऐसे ही ट्रांसलेट कर देना है यहाँ तक थर्ड जो फॉर्म है वर्ब की लगा के। ओके, मेरा ख्याल है समझ लगी होगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क द क्वेश्चन प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।